अतुल और दिव्या की शादी को 2 वर्ष बीत चुका था। अतुल दिव्या के साथ नागपुर में रहता था क्योंकि वहीं पर वह नौकरी करता था और छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के पास जाया करता था। अतुल की एक बहन सुनिधि भी थी जो शादीशुदा थी और उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। जब भी छुट्टियां पड़ती अतुल दिव्या को अपने घर लेकर चला जाता और सुनिधि को भी जब भी छुट्टियां मिलती वह भी अपने मायके आ जाती। दिव्या के ससुराल में वैसे तो सब कुछ ठीक था, पर उसकी सासू माँ और ननद सुनिधि बहुत ही तेज स्वभाव की थी। उसे कुछ बातें अपनी सासू माँ की पसंद नहीं आती थी। उसका कहना था कि जब भी छुट्टी मिला करे तुम लोग यहाँ आ जाया करो, और जैसे ही कुछ दिनों की छुट्टियाँ पड़ती हर बार दिव्या को ससुराल ही जाना पड़ता। चाहे दिव्या का कितना भी मन क्यों ना हो कि इस बार की छुट्टियां वह अपने मायके में बिताए, पर उसकी सास कभी भी उसे मायके नहीं जाने देती और खुद की बेटी को हर एक छुट्टी में अपने मायके यानी कि दिव्या के ससुराल बुला लेती है। दिव्या की ननद सुनिधि भी बहुत चालाक थी। जैसे ही उसको छुट्टियां मिलती वह दिव्या को फ़ोन करके बोलती कि भाभी छुट्टियां पड़ रही हैं, मैं तो मायके जा रही हूँ, आप भी जल्दी से आ जाओ। और सासू माँ का भी फ़ोन आने लगते। दिव्या चाहकर भी अपने मायके नहीं जा पाती, और अगर दिव्या कभी अपने मायके जाने की बात करती तो सासू माँ और ननद का मुंह फूल जाता कि एक तो ऐसे ही यह हमसे दूर रहती है, कभी ससुराल में रहती नहीं, ऊपर से हर वक्त मायके जाने की बात करती है। ससुराल वालों के साथ वक्त बिताना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और पता नहीं क्या क्या बातें बनाने लगती, और दिव्या चाहकर भी अपने मायके नहीं जा पाती। अतुल को भी यह बात सही नहीं लगती, लेकिन अगर वह कुछ बोलता तो उसे जोरू के गुलाम का तमगा दे दिया जाता। अतुल दिव्या को समझाता कि परेशान मत हो, कुछ दिनों की बात है, अभी तो 2 साल ही हुए हैं हमारी शादी को, नए नए में यह सब कुछ हर बहू को झेलना ही पड़ता है। कुछ साल और बीतने दो, फिर तुम्हें जब दिल करेगा तुम अपने मायके जा सकती हो, फिर तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। सुनिधि को ही देख लो, शुरू से कहाँ आती थी, लेकिन अब जब उसका दिल करता है वह आ जाती है। लेकिन दिव्या को बहुत अच्छे से पता था कि सुनिधि का स्वभाव कैसा है। वह वाकिफ थी उसके स्वभाव से कि वह कितने अच्छे स्वभाव की है, और उसे बहुत अच्छे से पता था कि वह अपने ससुराल वालों की कितनी बातें सुनती होगी, बल्कि जब उसे मायके आने का मन करता होगा तब वह उल्टा 4 बातें अपनी सास को सुनाकर आ जाती होगी। लेकिन दिव्या का स्वभाव ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से दिव्या को ससुराल में काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा था। इस बार भी दिव्या ससुराल गई तो सुनिधि और सासू माँ ने अपने हर बार की आदतों की तरह तैयार मिली। दिव्या ने एक बात पर गौर किया था कि वह जब भी नागपुर में रहती है तो अतुल के घर पर बर्तन धोने वाली, कपड़े धोने वाली, यहाँ तक कि खाना बनाने वाली भी लगी रहती है। लेकिन जब कभी भी दिव्या अपने ससुराल आती, पता नहीं क्यों सारे काम करने वाले एक साथ बीमार पड़ जाती या कहीं बाहर चली जाती, और कोई भी काम करने वाली घर पर नहीं आती, और घर के सारे कामों की जिम्मेदारी दिव्या के सिर पर अकेले को पड़ जाती। एक बार का होता तो बात समझ में भी आती, पर यह हर बार का था, और इस बात पर अतुल ने भी गौर किया था। और कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि उसे समझ में ना आए कि यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। पता नहीं इतना छोटा परिवार होने के बाद भी दिव्या के साथ इस तरह की हरकतें क्यों करती थी, और ऊपर से सुनिधि भी आई रहती। दोनों माँ बेटी मिलकर दिव्या से जी भरकर गधा मजदूरी करवाती। वैसे अपने घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं, पर जानबूझकर काम को बढ़ा देना, फैला देना और कोई मदद ना करना, एक के सर पर सारा काम डाल देना क्योंकि वह उस घर की बहू है, यह कहाँ तक उचित है। ऊपर से अपने बच्चों की जिम्मेदारी तक अपने भाभी के कंधे पर डाल देना, यह कैसे उचित हो सकता है। दिव्या अपने ससुराल जाती तो जरूर, पर जितने दिन वह वहाँ पर रहती सिर्फ घर के कामों में पिसती रह जाती। एक दिन भी वह कहीं बाहर नहीं निकल पाती, और अगर वह सोचती कि ससुराल ना जाए तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता। इस बार भी दिव्या को अपने ससुराल गई। सुनिधि पहले से ही मायके आ चुकी थी। दिव्या को तो पहले से ही अंदाजा था कि क्या होने वाला है, पर वह क्या कर सकती थी। झेलना तो उसे था ही, पर 2 साल से यही सब कुछ झेलते झेलते दिव्या ने अब सोच लिया था कि इस तरह से तो उसका जीवन हमेशा परेशानियों से ही घिरा रहेगा। कल को उसके अपने बच्चे भी होंगे, फिर क्या वह इसी तरह से गधा मजदूरी करती रहेगी। अब तो इन माँ बेटी को कभी ना कभी सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या उसके बच्चे जब होंगे वह नानी के घर नहीं जाना चाहेंगे। यहाँ तो 2 साल हो गए शादी को, पर 2 बार भी मैं मायके नहीं जा पाई, और अगर गई भी तो उसी दिन वापस लौट कर आना पड़ा। ऐसा भला होता है। अतुल ने भी यह सब कुछ भली भांति देखा था, पर वह कुछ भी नहीं बोलता था, नहीं तो बाप माँ बेटी मिलकर पूरे घर में तमाशा कर देते। खैर दिव्या और अतुल अपने घर आ चुके थे, और हर बार की तरह सारी काम वाली नदारत थी। शाम को दिव्या अपने ससुराल पहुंची थी, और दिव्या की ननद ने दिव्या के घर में घुसते ही ताना मारा, वाह भाभी आई भी है तो बिल्कुल शाम में, ताकि सीधा खाना खाओ और सो जाओ। सही है आपका हिसाब किताब तो।
दिव्या ने भी हंसकर बोला, तो ट्रेन जिस टाइम पर होगी उसी टाइम तो आएंगे ना। ट्रेन को हम अपने टाइम के हिसाब से थोड़ी ना चला सकते हैं। दिव्या की सास ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ हाँ, बस ननन को ताना मार लो। अगर ननन ने कुछ मजाक में कह ही दिया तो उसे मजाक में लेने के बजाय उसे दो बातें सुना दो। बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। दिव्या को बहुत गुस्सा आता था जब उसकी सास हर बात में उसके माँ बाप को घसीटती थी, पर अतुल ने आंखों आंखों में दिव्या को से शांत रहने के लिए बोला, क्योंकि उसे पता था दिव्या अगर फिर कुछ बोलेगी तो अभी तुरंत ही कोई नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। दिव्या भी चुप हो गई और चुपचाप वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। खैर, नहा धोकर निकलने के बाद अतुल दिव्या से बोला, चाय बना दो, चाय पीने का मन कर रहा है। क्योंकि अतुल की मम्मी या बहन, जो कि पहले से ही घर में मौजूद थी, एक कप चाय भी अपने बेटे या भाई को बनाकर नहीं दे सकी, क्योंकि वह उसकी बीवी साथ में है। ऊपर से वह इस घर की बहू है, तो उसकी जिम्मेदारी है सबको चाय बनाकर पिलाना, भले ही वह दूर का सफ़र तय करके आई हो। दिव्या को तो यह सब पता ही था। वह चुपचाप किचन में सबके लिए चाय बनाने चली गई और सबको चाय बनाकर दी। चाय बनाते वक्त उसने देख लिया था कि खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, तो उसने देखा सब्जी बनाकर रखी हुई है। शायद खाना बनाने वाली बनाकर गई थी और रोटियों के लिए आटा गूंथ कर रखा हुआ है, पर रोटियां बनी हुई नहीं है। दिव्या को समझ में आ गया कि मम्मी ने जानबूझकर खाना बनाने वाली को मना कर दिया होगा कि गर्म रोटियां बन जाएंगी। वैसे तो मम्मी फ़ोन पर यही बोलती हैं कि काम वाली रोटियां बनाकर हॉटपॉट में रख कर चली जाती है और हम दोनों मियाँ बीवी खा लेते हैं जब खाना होता है। तो आज वह हॉटपॉट में रख कर नहीं जा सकती थी? नहीं, क्योंकि उनकी बहू जो आने वाली थी वह भले ही कितनी भी थकी हो, सबको गर्मा गर्म रोटियां बनाकर वही खिलाएगी। यह बात दिव्या को पता थी। साथ ही साथ यह भी बात पता थी कि कल से सारी काम वाली छुट्टियां करेंगी और वह इस घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले निभाएगी, साथ ही ननद के बच्चों की जिम्मेदारी। और यही हुआ। रात में सबको रोटियां बनाकर गर्मा गर्म खाना परोसने के बाद आखिर में दिव्या खुद खाने के लिए बैठी तो उससे खाया ना गया। एक तो सफ़र की थकान, ऊपर से गर्मी में रोटियां बनाना। किचन में दिव्या के सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा था। वह अपने लिए दो रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर रूम में आई, पर उससे खाया नहीं गया। थकान और सर दर्द की वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने एक को और भी मुंह में डाला तो उसे उल्टी हो जाएगी। ऊपर से सर में बहुत भयानक दर्द हो रहा था। उसने थाली को साइड में रख दिया और अतुल से बोली, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मुझसे खाया नहीं जाएगा, मैं सोने जा रही हूँ। अतुल ने बोला, ठीक है, तुम सो जाओ। अतुल मोबाइल में कुछ देख रहा था और दिव्या वहीं पर लेटी। लेटते ही दिव्या की आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर के बाद सासू माँ आई और दिव्या को सोता देख जोर से बोली, वाह क्या ठाठ है मेरी बहू के, बस रोटी बना दी, इसकी जिम्मेदारी खत्म। आकर सीधा सो गई और देखो, महारानी को खाना खाना नहीं है तो निकाल कर यूं फेंक दिया। जब खाना नहीं था तो खाना लेकर आई क्यों? क्या यह रोटियां फ्री में आई हैं जो यहाँ पर प्लेट में रखकर छोड़ दी है और सो गई है? थोड़ी सी भी शर्म है। घर में छोटे बच्चे हैं, किसी को दूध के लिए भी नहीं पूछा। पूछेगी क्यों? सासू माँ और ननद तो है ही घर का काम करने के लिए। अब मैं जाऊं सबके लिए दूध गर्म करके लाऊं? यही तो जमाना आ गया है, बहू के होते हुए भी अपने हाथ जलाओ तो खाओ। और भुनभुनाते हुए सासू माँ चली गई। दिव्या गहरी नींद में थी। अतुल ने अपनी माँ की बातें सुनी, पर उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था माँ से बहस करने का कोई फायदा नहीं। माँ चार बातें और सुनाएंगी। और दिव्या इतनी मुश्किल से सोई है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, फिर उसका सोना भी खराब हो जाएगा। इसलिए अतुल ने चुप रहने में ही भलाई समझी। खैर, सासू माँ ने दूध गर्म किया और सबको दे दिया, लेकिन दिव्या के लिए लेकर नहीं आई। अतुल ने बस इतना बोला, मम्मी दिव्या ने कुछ खाया भी नहीं है, उसे भी एक गिलास दूध दे दो, खाली पेट सो गई है, ऊपर से इतनी दूर का सफ़र करके आई है। अतुल की माँ ने बोला, तेरी बीवी की नौकर नहीं हूँ मैं, दूध पीना है तो जाकर गर्म करके ले ले। अपनी बेटी को तो माँ ने बहुत प्यार से दूध पिलाया और उसके बच्चों को भी। अतुल को भी दूध दिया और खुद और ससुर जी का दूध लेकर अपने रूम में चली गई। एक दिव्या के लिए ही सारे नियम कानून थे। खैर, अतुल को थोड़ा बहुत ताना मारकर अतुल की माँ खुद का और ससुर जी का दूध लेकर अपने कमरे में जा चुकी थी। जो बहू इतने दूर का सफ़र तय करके आई थी और आते ही घर के कामों में लग गई थी, साथ ही भूखी सो गई थी, उसके लिए एक गिलास दूध देने में सासू माँ उसकी नौकर बन गई थी। अतुल को बहुत अफसोस हो रहा था माँ की ऐसी सोच पर। एक औरत होकर एक औरत का दर्द क्यों नहीं समझ सकती? अगर अतुल अभी कुछ भी बोलता तो बहन और माँ मिलकर उसे ताने मारने लगती। अतुल ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और वह खुद किचन में गया और दिव्या के लिए एक गिलास दूध लेकर आया। अतुल की बहन सुनिधि यह सब कुछ देख रही थी और जानबूझकर ताना मारने के उद्देश्य से गाना गाते हुए अतुल के बगल से गुजरी।
मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। और हंसने लगी। अतुल ने बहुत जोर से सुनिधि को घूरा तो सुनिधि ने बोला, अरे मजाक कर रही हूँ, तुम तो हर बात में सीरियस हो जाते हो। कहकर सुनिधि अपनी माँ के कमरे में चली गई और जाकर माँ का कान अच्छे से भर कर आई। सुनिधि के पिताजी ने बोला, अरे तुम यह फालतू की बातें क्यों करती हो? दिव्या इतनी दूर का सफ़र करके आई है, थक गई होगी। क्या हुआ जो सो गई? ऐसी कौन सी आफत हो गई? और भूखे पेट सो रही थी तो दूध तो पी ही सकती है। कौन सा बड़ा पाप हो गया? तुम माँ और बेटी छोटी छोटी बातों का इशू मत बनाया करो। तो सुनिधि ने फिर अपनी माँ से बोला, देख लो, बहू रानी ने तो ससुर जी को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब तुम भी अपनी बहू रानी के कब्जे में मत हो जाना, नहीं तो मेरा तो इस घर में आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है भाभी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। तो सुनिधि की माँ ने बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे लिए तू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद कोई और आता है। और इस घर पर तेरा हक है और उसे कोई कम नहीं कर सकता। तुझे जब दिल करे यहाँ आ सकती हो। देखती हूँ कौन तुझे इस घर में आने से रोकता है। जिससे तुझे दिक्कत है वह खुद इस घर से जा सकता है। दिव्या के ससुर जी यह सब कुछ देखकर समझ रहे थे यह दोनों माँ बेटी कभी नहीं सुधरने वाली और इन दोनों की वजह से एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि बेटा बहू इस घर से इतनी दूर हो जाएंगे कि एक अनचाहा सा जबरदस्ती का रिश्ता बस नाम को बचेगा और इसके लिए अतुल की माँ खुद जिम्मेदार होगी। वह अभी समझ नहीं रही है, कल को ज़रूरत पड़ने पर बेटा बहू ही काम आएंगे, बेटी दामाद नहीं। लेकिन नहीं, बेटी जैसा जैसा माँ को सिखाएगी माँ वैसा वैसा ही करेगी। वैसे इसमें बेटी की भी क्या गलती है? माँ भी कौन सी सीधी है, दोनों माँ बेटी एक ही है। साथ ही साथ अतुल के पापा को यह बात भी समझ में आ रही थी, कोई एक सीमा तक ही बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, दिव्या आज तक इन दोनों को बर्दाश्त कर रही है, लेकिन वह भी कब तक बर्दाश्त करेगी? जिस दिन उसकी जुबान खुलेगी यह दोनों कहीं की नहीं रहेंगी और सारे रिश्ते तार तार हो जाएंगे। खैर, थोड़ी देर के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अगले दिन सुबह उठने पर सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सुबह के 7 बज गए। किसी ने एक कप चाय बनाना भी जरूरी नहीं समझा। दिव्या अभी तक सो रही थी कि अचानक सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली और वह हड़बड़ा कर उठी। उसे समझ में नहीं आया इतनी देर तक वह कैसे सोती रह गई। शायद सफ़र की थकान थी, ऊपर से अतुल ने उसे नींद से उठाकर सिर्फ एक कप दूध पिलाया था और वह दूध पीकर फिर सो गई थी। सिर दर्द की वजह से वह बहुत गहरी नींद में चली गई थी, इसलिए सुबह उसकी आंख नहीं खुली। अतुल ने भी उसे जगाया नहीं था ताकि वह थोड़ी देर आराम कर सके, क्योंकि अतुल को भी पता था अब दिन भर दिव्या को घर में क्या करना है। खैर, दिव्या उठकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी और जल्दी से नहा धोकर किचन की तरफ भागी। तब तक 7:30 बज चुके थे। जल्दी से दिव्या ने एक तरफ चाय चढ़ाया। तब तक ननद सुनिधि ने आकर बोला, भाभी बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर दीजिए, बच्चे जाग गए हैं। दिव्या ने दूसरे साइड दूध चढ़ाया। सुनिधि क्या खुद अपने बच्चों का दूध गर्म नहीं कर सकती थी? लेकिन भाभी है तो ननद काम क्यों करेगी वाले हिसाब में सुनिधि ने बस ऑर्डर फरमाया और अपने रूम में चली गई। दिव्या ने चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में पहुंचाया तो सासू माँ ने साथ ही ऑर्डर फरमा दिया कि सुनिधि की चाय भी उसके कमरे में दे दो और साथ में उसके बच्चों का दूध भी। दिव्या फिर सुनिधि की चाय और उसके बच्चों का दूध लेकर उसके कमरे में गई और फिर अपना और अतुल का चाय लेकर अपने कमरे में। अतुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या सुनिधि अपना चाय लेने किचन तक नहीं आ सकती थी? क्या दिव्या उस घर की नौकर है? अतुल को पता था यह सब कुछ तो होना ही है। और उसके बाद नाश्ता बनाने की बारी आई और सासू माँ ने बोलना शुरू किया, अभी कुछ दिन यहाँ कोई खाना बनाने वाली नहीं आने वाली। उसके रिश्तेदारी में शादी है तो वह 10 दिनों के लिए वहाँ गई है, तो खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। दिव्या को तो पहले से ही पता था कि खाना बनाने वाली क्या, बर्तन और झाड़ू पोछा करने वाली भी नहीं आएगी, क्योंकि दिव्या जो आ गई है। और सासू माँ यह सब कुछ हर बार जानबूझकर करती हैं ताकि दिव्या ससुराल आए और पूरा दिन काम में ही फंसी रहे और कहीं भी घूमने या किसी से मिलने के लिए निकल ही ना पाए। साथ ही सासू माँ की यह भी सोच थी कि दिव्या अलग रहती है और ससुराल के बंदिशों से फ्री रहती है। उन बंदिशों को 10 दिनों में ही सासू माँ पूरा कर लेती, उससे जी भर के गधा मजदूरी करवा कर। उसके बाद पूरा साल कोई काम वाली छुट्टी नहीं करती, नहीं तो सासू माँ एक एक दिन की पगार काटती। हाँ, इस वक्त सासू माँ बिना पगार काटे उन्हें स्पेशली बोलती कि जब तक उनकी बहू घर में है उन्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं। यह बात खुद एक काम वाली ने दिव्या को बताई थी। वह बगल के घर में काम करने आई थी और छत पर कपड़े डाल रही थी और दिव्या ने जब पूछा कि उसके घर क्यों नहीं आई तो उसने धीरे से बोला, चाची ने मना किया है। और धीरे से दिव्या को बता दिया कि दिव्या की सासू माँ ने सारी काम वालियों को, बर्तन झाड़ू पोछा करने वाली और खाना बनाने वाली, सबको साफ साफ बोल दिया है कि जब तक बहू घर में रहेगी तुम लोगों को आने की कोई ज़रूरत नहीं
और हम क्या कर सकते हैं। और दिव्या को समझ में आ चुका था उसकी सासू माँ दिमाग की कितनी तेज हैं और बहू को परेशान करने के लिए कितने पैतरे लगाती हैं। दिव्या को घर के कामों से कोई दिक्कत नहीं थी, पर घर के कामों के नाम पर उससे गधा मजदूरी करवाना, एक गिलास पानी तक दिव्या से अपने कमरे में पहुंचवाना, यह कहाँ का इंसाफ था। चलो सास ससुर तक तो ठीक है, पर ननद के कमरे में पानी पहुंचाना यह तो ठीक नहीं। खैर दिव्या क्या कर सकती थी। दिव्या ने सबके लिए नाश्ता बनाया और सबको नाश्ता करवाया। नाश्ता करते करते सुनिधि ने मॉल घूमने का प्लान बनाया और अतुल से बोला, भैया जल्दी तैयार हो जाइए, नाश्ता करके मॉल घूमने चलते हैं। भाभी को भी बोल दीजिए टाइम पर तैयार हो जाएं। अतुल ने दिव्या से बोला, जल्दी से तुम भी नाश्ता कर लो। दिव्या ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। दिव्या जब तक नाश्ता कर रही थी, सुनिधि, उसकी सासू माँ, ससुर जी और अतुल तैयार हो चुके थे। और सासू माँ ने बोला, या लो हम तैयार भी हो गए और महारानी का अभी तक नाश्ता भी नहीं हुआ। और उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि दिव्या ने नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता करवाया, उसके बाद वह नाश्ता करने बैठी है। और सासू माँ ने बोला, हम सब तैयार हो गए हैं और इसका नाश्ता भी खत्म नहीं हुआ और अभी नाश्ते के बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो कब यह खाएगी और कब बर्तन साफ़ करेगी, क्योंकि काम वाली तो आ नहीं रही, तब तक तो हमें बहुत लेट हो जाएगा। सुनिधि ने भी बोला, हाँ हमें तो बहुत लेट हो जाएगा, भाभी को तो अभी नाश्ता करके नाश्ते के बर्तन साफ़ करने हैं, फिर तो निकलने में इतना वक्त लग जाएगा कि आते आते शाम हो जाएगी, फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। एक काम करो भैया, भाभी को छोड़ दो, हम सब चलते हैं, यह भी घर पर अपने काम निपटा लेंगी। अतुल को बहुत जोर का गुस्सा आया। अतुल ने बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ऐसी कौन सी जल्दीबाजी है, मॉल कौन सा बंद हो रहा है। तो अतुल की माँ ने बोला, क्यों, तेरी बीवी क्या नागपुर में मॉल नहीं जाती, तो यहाँ मॉल नहीं जाएगी तो कोई आफत आ जाएगी क्या, उसे अभी दोपहर का खाना भी बनाना है, आकर फिर तुरंत खाना कैसे बनाएगी, फिर तुझे लगेगा कि तेरी थकी हुई बीवी से हम काम करवा रहे हैं। तो दिव्या के ससुर जी ने बोला, अरे तो हम बाहर ही कुछ खाना खा लेंगे, ज़रूरी है क्या कि रोज़ ही घर पर ही खाना खाया जाए, थोड़ी देर रुक जाओ, दिव्या भी हमारे साथ चलेगी। लेकिन सुनिधि और दिव्या के सास को बिल्कुल भी मन नहीं था कि दिव्या उनके साथ चले। तो सासू माँ ने बोला, ना बाबा ना, बाहर का खाना मुझसे नहीं खाया जाता, ऊपर से छोटे बच्चे हैं, या तो ऐसे ही कुछ नहीं खाते, बाहर के खाने के नाम पर यह क्या ही खाएंगे। क्या हुआ अगर दिव्या मॉल नहीं जाएगी, पूरा साल तो नागपुर में ही रहती है, घूमती ही रहती होगी, जरूरी है ससुराल में भी आकर घूमती ही रहे। तू चल अतुल, हमें लेकर चल। दिव्या तू दोपहर में 2 सब्जियां, चावल दाल और थोड़ी सी रोटियां बना लेना। दिव्या की आंखों में बिल्कुल आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था वह इस घर की बहू नहीं नौकरानी है। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई, क्योंकि अगर अभी वह कुछ बोलती तो एक बवाल हो जाता और फिर सारा इल्ज़ाम उसके सिर पर आ जाता कि उसने जानबूझकर यह सब कुछ किया ताकि कोई बाहर ना जा पाए। अतुल भी मन मारकर सबके साथ चला गया। दोपहर के वक्त सब घूम फिर कर आए। तब तक दिव्या ने खाना बना लिया था और झाड़ू पोछा भी कर लिया था और वह थक कर बस अभी अपने कमरे में लेटने के लिए ही गई थी कि सब लोग आ गए। आते ही सासू माँ ने बोला, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तुरंत गर्मा गर्म खाना निकाल दो। और दिव्या सबका खाना परोसने लगी। सबको गर्मा गर्म खाना खिलाने के बाद वह अपना खाना लेकर बैठी ही थी कि सासू माँ की फरमाइश हो गई, चाय पिला दो, उसके बाद तुम खा लेना। दिव्या के ससुर जी यह सब कुछ बहुत देर से देख रहे थे और उन्हें समझ में आ रहा था कि यह सब कुछ जानबूझकर दिव्या को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बोला, सुनिधि बेटा तू चाय बना दे, भाभी को खाना खाने दे, वैसे भी तेरे हाथ की चाय पिए जमाना हो गया है, आज तो मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। सुनिधि को पता था उसके पापा यह सब क्यों बोल रहे हैं और वह बोली, हाँ पापा, जैसे आपका बेटा जोरू का गुलाम है, आप भी बहू के गुलाम हैं। कहकर सुनिधि चाय बनाने के लिए किचन की तरफ चली गई। और सुनिधि की माँ यानी कि दिव्या की सास ने अपने पति को 2-4 ताने मार दिए कि मायके आई बेटी से भी तुम काम करवाने से बाज मत आओ, 2-4 दिनों के लिए तो आई है मायके आराम करने के लिए, उस पर भी तुम उसे कोई ना कोई काम बोलते रहते हो। खैर ऐसे ही 3-4 दिन और बीत गए। दिव्या घर के कामों में लगी रहती और सारा परिवार कभी सुबह कभी शाम बाहर घूमने निकल जाता, कभी मॉल, कभी मूवी, कभी किसी मंदिर या रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि अपने साथ रेस्टोरेंट में भी दिव्या को ले जाने में कोई ना कोई बहाना यह माँ बेटी बना ही देते और उसके लिए खाना पैक करवा कर ले आते। इस बार तो इन दोनों माँ बेटी ने हद ही कर दी थी दिव्या को सताने में। दिव्या के ससुर जी ने एक दिन मौका देकर दिव्या से बात की और बोला, अगर तुम लोग इसी तरह से खामोश रहोगे तो दिव्या का जीना इस घर में मुश्किल हो जाएगा। मैं कब तक तुम लोगों के लिए बोलता रहूँगा, तुम दोनों तो अपने हक के लिए कभी आवाज़ उठाते ही नहीं हो, इस डर से कि कहीं घर में बवाल न मच जाए। अरे
बवाल के डर से अपनी ज़िंदगी क्यों हराम कर रहे हो? अपने हक के लिए ज़बान खोलो। और वैसे भी तुम लोगों के जाने का वक्त आ चुका है। और बेचारी दिव्या एक दिन भी ससुराल में चैन की ज़िंदगी नहीं जी पाई। इसकी सास समझती ही नहीं कि बहू को इतना दुखी करेगी तो बहू यहाँ आना ही छोड़ देगी। कब तक उसका हुक्म चलेगा? और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटा बहू बुढ़ापे में हमें अकेला छोड़ दें। मैं तो मजबूर हूँ, अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं अपने बेटे बहू का साथ भी नहीं छोड़ना चाहता। और मेरी बीवी को क्या यह बात समझ में नहीं आती कि बहू को इतना परेशान करेगी तो मजबूरी में बहू और बेटा यहाँ आना ही बंद कर देंगे और फिर वह खुद अपने इस अकेलेपन के लिए जिम्मेदार होगी। लेकिन तुम लोगों को समझा रहा हूँ, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, नहीं तो दिन ब दिन हालात बदतर होते जाएंगे। अतुल ने बोला, पापा आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी अब यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। दिव्या ने बोला, पापा मैं तो बहुत दिन से इन सबों को जवाब देना चाह रही थी, वह भी अपने तरीके से, लेकिन अब आपने बोल दिया तो मैं जवाब देकर दिखाऊंगी, वह भी अपने तरीके से। आप चिंता मत कीजिए, आप इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि मुझे कभी पलटकर मम्मी को जवाब देने का मन ही नहीं किया कि आपको बुरा न लग जाए। लेकिन आपको भी तो पता है क्या सही है और क्या गलत। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ इन दोनों माँ बेटी को ठीक करने के लिए। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं सहने वाली। लेकिन अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है तो इनको सबक मैं अगली बार मिलने पर सिखाऊंगी। दिव्या और अतुल वापस नागपुर लौट चुके थे और सुनिधि भी अपने ससुराल चली गई थी। उनके जाते ही सारी काम वालियाँ वापस आ गईं और घर के सारे काम होने लगे। दिव्या की सासू माँ को पता नहीं क्या सुकून मिलता था दिव्या को परेशान करके। उनके मन में पता नहीं क्यों यह बात घर घर गई थी कि उनके प्यारे बेटे जिसके साथ वह रह नहीं पाती, वह किसी और लड़की के इतना करीब आ चुका है और उनकी बहू ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बात यह थी कि वह अतुल की ज़िंदगी में एक दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से उनके बेटे की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ वही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और अतुल दिव्या को बहुत प्यार करता था। यह बात अतुल की माँ को बर्दाश्त नहीं होती थी कि अतुल अपनी माँ से ज़्यादा करीब किसी और औरत के हो गया है, इसलिए वह दिव्या को तरह तरह से परेशान करती थी और इसमें उसकी बेटी सुनिधि उसका भरपूर साथ देती थी। खैर दिव्या को ससुराल से गए करीब 8 महीने का वक्त बीत चुका था। सुनिधि के हस्बैंड 1 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश चले गए और सुनिधि अकेली ही थी। बच्चे अभी छोटे थे तो पढ़ाई लिखाई का कोई खास बोझ नहीं था। तो सुनिधि ने अपनी माँ के साथ मिलकर नागपुर घूमने का प्लान बनाया और दिव्या की सास ने दिव्या को फ़ोन करके बोला कि मैं और सुनिधि नागपुर आ रहे हैं, 1 महीने के लिए दामाद जी टूर पर गए हुए हैं तो हम लोग आराम से नागपुर घूमेंगे। दिव्या क्या बोलती, बोली हाँ ठीक है। लेकिन दिव्या को पता था वह दोनों आएंगी तो फिर उसकी फजीहत होनी तय है और अगर अब वह नहीं बोलेगी तो दिन ब दिन उसके लिए मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। और अब तो ससुर जी ने भी हरी झंडी दे दी थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि जब कभी भी वह ससुराल जाती है तो एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती। तो इस बार इन माँ बेटी को वह अच्छे से परेशान करेगी और दिखाएगी कि किसी को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। ऊपर से अब तो ससुर जी ने भी हरी झंडी दे रखी है इन्हें सुधारने के लिए और दिव्या ने पूरी तैयारी कर ली थी। अतुल को भी पता था इस बार दिव्या कुछ अच्छा कारनामा करने वाली है और वह भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। खैर माँ बेटी शाम में नागपुर पहुंची। आते ही दिव्या ने बोला, अरे आप लोग इतनी शाम में आए, सुबह आए होते तो पानी आ रहा होता, अब तो शाम हो गई, पानी आता नहीं। यहाँ पर स्टोर करके थोड़ा पानी रखा हुआ है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। दिव्या की सासू माँ ने बोला, अरे तो ट्रेन जिस टाइम पर आएगी उसी टाइम तो हम आएंगे ना। दिव्या ने बोला, वही तो बात है, ट्रेन हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलती है। सासू माँ को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि दिव्या उन्हें ताना मार रही है। छोटी छोटी 2 बाल्टियों में पानी रखा था। दिव्या ने जानबूझकर 2 छोटी छोटी बाल्टियों में ही पानी स्टोर करके रखा था ताकि उन्हें बहुत परेशानी हो, और ऐसा हुआ भी। दिव्या की सासू माँ चिल्ला रही थी, जब पता था शाम में पानी नहीं आता तो कम से कम पानी का इंतजाम तो करती। तो दिव्या ने बोला, कहाँ से करती, पानी इतना ही आता है यहाँ पर और मेरे पास स्टोर करने के लिए इतना ही सामान था और मैं ज़्यादा बाल्टी खरीद कर कहाँ रखूँगी, घर में जगह भी तो होनी चाहिए। खैर जैसे तैसे दिव्या की सास और ननद फ्रेश हुई और दिव्या से चाय बनाने के लिए बोला। दिव्या ने जैसे ही गैस ऑन किया बोला, अरे गैस तो ख़त्म हो गई, अब चाय कैसे बनेगी। दिव्या की सासू माँ ने बोला, गैस कैसे ख़त्म हो गई, दूसरा सिलेंडर नहीं है क्या। दिव्या ने बोला, नहीं वह भी ख़त्म है और मैंने 10 दिन पहले ही गैस बुक करवाया हुआ है पर अभी तक डिलीवरी देकर नहीं गया, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है शायद, अब क्या करें। दिव्या ने जानबूझकर गैस बुक नहीं करवाया था ताकि इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखा सके
और उसे बहुत अच्छे से पता था कि बिना चाय के यह दोनों परेशान होंगी। और जब दिव्या की परेशानी किसी को नहीं दिखी तो उनकी परेशानी आज दिव्या को भी नहीं दिख रही थी। दिव्या ने अतुल से बोला, जाकर मम्मी और दीदी को पास की चाय की दुकान से चाय पिलवा दीजिए या फिर घर लेकर आ जाइए। तो दिव्या की सास ने बोला, नहीं, घर मत लाओ, चाय का टेस्ट खराब हो जाता है पैक करवा कर लाने में, हम चलकर ही पी लेते हैं। और दोनों माँ बेटी अतुल के साथ निकल गई। दिव्या ने अतुल को पहले ही सिखा रखा था कि वह काफ़ी लंबे रास्ते से अपनी मम्मी और बहन को लेकर गया। रास्ते में चलते चलते उनकी हालत ख़राब हो गई और वह गुस्सा कर रही थी। एक तो सफ़र की थकान, ऊपर से आते ही इतना चलना पड़ रहा है। सुनिधि बोल रही थी, मेरे से तो यह सब नहीं होता। अतुल ने बोला, तो आदत डालो, मम्मी की तो उम्र हो गई पर तुम्हारी तो कोई उम्र नहीं हुई, क्या हुआ जो सफ़र करके आई हो। दिव्या भी तो यहाँ से इतना लंबा सफ़र करके घर जाती है और जाते ही किचन में लग जाती है, देखो कितनी एक्टिव रहती है, तुम भी उसके जैसी बनो। सुनिधि को समझ में आ गया था कि अब अतुल उसे ताना मार रहा है। उसने कुछ नहीं बोला। चाय पी कर वह लोग सीधा घर आए तो दिव्या ने खाना पहले से ही बनाकर रखा हुआ था। खाने में बस रोटी और एक सब्जी थी। सासू माँ ने बोला, यह कहाँ मरीजों वाला खाना बनाकर रख दिया। पता नहीं था हम लोग आने वाले, कुछ अच्छा बना लेती, पनीर वगैरह, साथ में पुलाव। दिव्या ने बोला, पता तो था पर आज पानी की बहुत दिक्कत है, आपको तो पता ही है, सारे बर्तन सिंक में गंदे पड़े हैं, तो मैं क्या करती, सिर्फ एक तवा साफ था और एक कढ़ाई, इसलिए मैंने सब्जी और रोटी बना ली। और खाने के लिए मीठा बनाने के लिए भी कोई बर्तन नहीं था क्योंकि पानी कल भी नहीं आया था। जितने बर्तन घर में हैं सब सिंक में पड़े हुए हैं। तो सुनिधि ने बोला, क्या पता पानी आया भी हो, आप झूठ बोल रही हो क्योंकि आपको पता था कि ननद आ रही है। तो दिव्या ने फट से बोला, अच्छा, आपको इतनी जानकारी है, मतलब आप अपनी सासू माँ और ननद के साथ ऐसा ही करती हैं क्या, क्योंकि मैं तो इस तरह से सोच भी नहीं सकती। और सुनिधि अपनी ही कई बातों में फंस गई। खैर, इसी तरह से खट्टी भट्टी नोकझोंक के बीच उन लोगों ने खाना खाया और उसके बाद दिव्या ने बोला, दूध तो आप लोगों को मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि गर्म नहीं कर सकते, गैस है नहीं, खाना तो मैं पहले ही बना चुकी थी, उसके बाद गैस खत्म हो गई, तो आप लोगों को आज बिना दूध के ही काम चलाना पड़ेगा या फिर ठंडा दूध पीना पड़ेगा। ठंडा दूध कोई कैसे पीता, इसलिए बिना दूध के ही उन लोगों ने काम चलाया। बिना दूध के उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी आदत थी दूध पीने की, लेकिन दिव्या आज उन्हें वह सबक सिखाना चाहती थी जो वो लोग उसके साथ हमेशा करते हैं। बच्चों ने तो ठंडा दूध पी लिया क्योंकि उन्हें तो मज़ा आ रहा था ठंडा दूध पीकर, और बच्चों ने दूध पी लिया तो दिव्या को भी थोड़ी राहत मिली कि चलो दोनों बच्चों ने दूध पी लिया, बच्चों से क्या दुश्मनी। लेकिन माँ बेटी को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी ताकि आगे से मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले यह 100 बार सोचे। अगले दिन अतुल ऑफिस चला गया, यह बोलकर कि ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है और उसे बहुत जल्दी जाना है। नाश्ते के लिए अतुल ने पास की दुकान से छोले भटूरे घर पर लाकर रख दिए थे क्योंकि गैस अभी तक आया नहीं था। और दिव्या की सासू माँ मुँह बना रही थी क्योंकि बहू के होते हुए उन्हें बाहर का खाना खाना पड़ रहा था और बहू का आराम तो उनसे देखा नहीं जाता। फिर दिव्या की सास ने और ननद ने अपनी आदत के अनुसार घूमने का प्लान बनाया, लेकिन नागपुर उनके लिए नई जगह थी तो दिव्या ने भी बढ़ चढ़ कर बोला, हाँ हाँ, यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए। आज हम इस जगह पर जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाकर, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। और माँ बेटी तैयार होकर बैठी थी, लेकिन दिव्या घर के काम ही खत्म नहीं कर पा रही थी। दिव्या जानबूझकर धीरे धीरे काम कर रही थी और बोले जा रही थी, कल पानी नहीं आया तो सारे बर्तन पड़े हैं, काम बहुत बढ़ा हुआ है और झाड़ू पोछा भी करना है। बोलते बोलते और काम करते करते ही 3-4 घंटे का वक्त उसने बिता दिया और फिर खाना बनाने लग गई क्योंकि गैस आ चुका था और बाहर जाने का प्लान खत्म हो चुका था। दिव्या ने बोला, अब आज तो नहीं हो पाएगा, कल चलते हैं। रात में अतुल आया तो उसकी माँ ने शिकायत की, तेरी बीवी ने हमें कहीं नहीं घुमाया। अतुल ने बोला, मैं क्या करूँ, आप लोग देख लो, मेरे पास तो अभी बिल्कुल फुर्सत नहीं, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है और मैं बहुत थक भी गया हूँ। कहकर अतुल आराम करने के लिए चला गया। खैर, अगले दिन फिर दिव्या कहीं घूमने का प्लान बनाया और बोला, आज हम वक्त पर निकल जाएंगे, लेकिन साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत कम समय के लिए आता है। मुझे कपड़े भी धोने हैं तो बर्तन सुनिधि को करने पड़ेंगे और किचन मम्मी आपको साफ़ करना पड़ेगा और झाड़ू भी आपको लगाना पड़ेगा, तभी हम वक्त पर निकल पाएंगे, नहीं तो आज फिर हम कल की तरह लेट हो जाएंगे। बच्चे जिद करने लगे, नहीं आज तो हम ज़रूर घूमने जाएंगे, मम्मी आप जल्दी जल्दी मामी की हेल्प करवा दो। और सुनिधि को ना चाहते हुए भी बर्तन धोने पड़े और सासू माँ को झाड़ू मारना पड़ा और किचन भी साफ़ करनी पड़ी। सुनिधि कपड़े धोने और डालने लगी। इस तरह से अच्छे से सुनिधि ने
अपनी सास और उनकी बेटी से काम करवाया और फिर उसके बाद यह लोग घूमने निकल गए। घूमने वाली जगह पर पहुंचने के बाद दिव्या ने बोला, इसके अंदर की एंट्री टिकट पर हेड 500 रुपये है और मैं अपना पर्स लाना ही भूल गई हूँ। पता नहीं कैसे बिल्कुल मेरे ध्यान से उतर गया। कैब के पैसे भी सुनिधि ने दिए थे। दिव्या की सासू माँ ने बोला, फिर तो अच्छा खासा पैसा लग जाएगा। तुम जानबूझकर पर्स लेकर नहीं आई हो। दिव्या ने बोला, जानबूझकर नहीं, गलती से छूट गया। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, वापस चलते हैं, नहीं तो आपको लगेगा मैं पैसे खर्च करना नहीं चाहती, इसलिए मैं पर्स लेकर नहीं आई हूँ। कल फिर आ जाएंगे, तब आप लोगों को यह शो दिखा दूंगी। यह बहुत अच्छा शो होता है, इसे देखना तो बनता है जब यहाँ आए हैं। कोई बात नहीं, कल देख लीजिएगा, आज वापस चलते हैं। लेकिन दिव्या की सासू माँ और सुनिधि को लगा पता नहीं कल फिर आ पाएंगे या नहीं। आज वैसे ही घर का इतना काम कर लिया। तो सासू माँ ने बोला, चलो कोई बात नहीं, पैसे मैं दे देती हूँ, शो तो आज ही देखेंगे। और सबने शो देखा। उसके बाद दिव्या ने जानबूझकर बोला, यहाँ पिज़्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है। बच्चों ने पिज़्ज़ा का नाम सुना तो वह मचल गए पिज़्ज़ा खाने के लिए और सासू माँ ने पिज़्ज़ा खरीद कर सबको खिलाया, जिससे सबका पेट भर गया। घर जाकर खाना बनाने की टेंशन खत्म हुई और सब लौटकर घर आ गए। अब रात के खाने की तैयारी करनी थी कि दिव्या अचानक फिसल कर गिर पड़ी और उसके कमर में बहुत जोर की चोट आई और वह उठकर चल भी नहीं पा रही थी। दिव्या की सास और ननद ने फिर ताना मारा, तुम जानबूझकर यह सब कुछ कर रही हो। दिव्या ने बोला, जानबूझकर मैं अपनी कमर तोड़ दूंगी? आप भी कैसी बातें कर रही हैं। यह मात्र एक संजोग है कि मैं फिसल कर गिर गई और मेरे कमर में चोट आ गई। जैसे वह भी एक संजोग होता है कि जब भी मैं ससुराल जाती हूँ, ससुराल की सारी काम वाली एक साथ ही छुट्टी पर चली जाती हैं। मैं क्या करूँ, मेरा नसीब ही ऐसा है कि संजोग मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही होते हैं। मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। किसी तरह से लंगड़ाती हुई वह अपने बेड पर आकर लेट गई और दर्द से कराह रही थी। उसने अतुल को फ़ोन किया और बोला, मेरी कमर में बहुत ज़ोर की चोट आई है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। अतुल ने बोला, मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम ऑनलाइन किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। दिव्या ने ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया और बताया कि कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और हिला भी नहीं जा रहा। डॉक्टर ने दिव्या को 10 दिन बेड रेस्ट करने के लिए कहा और बोला, एक जेल और पेन किलर बता रहा हूँ, आप पेमेंट कर दीजिए, हमारे हॉस्पिटल से डिलीवरी हो जाएगी। और दिव्या ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और दवाई घर पर आ गई। एक बार फिर दिव्या के सास और सुनिधि ने उसे ताना मारा, अरे वाह, ऑनलाइन पेमेंट करके दवाई घर मंगवा ली। और उस दिन जब हम घूमने गए तो तुम अपना पर्स भूल गई थी, लेकिन मोबाइल तो तुम्हारे हाथ में ही था। मोबाइल से भी तो तुम ऑनलाइन पेमेंट कर सकती थी। दिव्या को लगा उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए उसने तुरंत ही बात बनाई, हाँ, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मोबाइल में इंटरनेट होना तो ज़रूरी होता है ना, और वाईफाई तो हमारे घर पर लगा है। मेरे फ़ोन में इंटरनेट मैं नहीं भरवाती, इसलिए मेरे फ़ोन का इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। और कैब भी अतुल ने अपने ऑफिस से बुक करवाई थी। दिव्या ने अपना झूठ खुलने से बचा लिया क्योंकि इनके साथ रहकर वह भी काफ़ी शातिर हो चुकी थी। अब तो सुनिधि और दिव्या की सास की हालत ख़राब हो गई। दिव्या के घर के सारे काम उनके सर पर आ पड़ा, ऊपर से कहीं घूमने भी नहीं जा सकते थे। क्या क्या सोचकर वह दोनों आए थे कि दिव्या उनकी पूरी खातिरदारी करेगी, नौकरों की तरह वह सब कुछ करेगी और घुमाने भी ले जाएगी। पर यह तो पासा उल्टा पड़ गया। दिव्या खुद महारानी बनकर बेड पर पड़ गई और सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक की जिम्मेदारी सुनिधि और उसकी माँ पर आ गई और दोनों माँ बेटी मिलकर सारे काम कर रही थी। घूमना तो दूर की बात हो गई क्योंकि अतुल ऑफिस से इतना बिजी था कि सुबह जल्दी गया, देर रात को घर आता था और घर से भी ऑफिस के काम निपटाता रहता, इसलिए उसे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। आखिर उसकी रोजी रोटी थी और दिव्या बेड पर पड़ी हुई थी, बस किसी तरह से नहाना धोना वगैरह करती थी। सुनिधि अपनी माँ से बोल रही थी, माँ, इससे तो अच्छा मैं घर पर ही रहती, यहाँ तो आकर मैं पूरी तरह से नौकर बन गई हूँ। घूमना तो दूर की बात है, ढंग से आराम भी नहीं कर पा रही हूँ। और दिव्या की सास बोल रही थी, सही बोल रही हो तुम, घर पर तो हर चीज़ के लिए मेरे पास नौकर है, यहाँ तो झाड़ू पोछा बर्तन सब काम खुद ही करना पड़ता है, ऊपर से खाना बनाना। दिमाग खराब हो गया है मेरा। एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो काम कर कर के हम पक जाएंगे। अपना 10 दिन का प्लान उन्होंने 5 दिन में ही समेट लिया और अतुल से बोला, हमारे टिकट कर दो, हमें जाना चाहते हैं, यहाँ का मौसम हमें सूट नहीं कर रहा, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। अतुल ने बोला, ऐसे कैसे माँ, तुम तो 10 दिनों के लिए आई थी, कम से कम 10 दिन तो मेरे साथ रहो। सुनिधि ने बोला, नहीं भैया, मुझे भी यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो अपने घर की बहुत याद आ रही है, ऊपर से तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रही, आप बस टिकट करवा दो। और अतुल ने बोला, अरे नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, मैं वक्त निकालता हूँ।
दिव्या तो बीमार है, मैं तुम्हें घुमाने ले चलूँगा। लेकिन यही बात अतुल रोज़ बोल रहा था और वक्त किसी दिन भी नहीं निकल रहा था। दिव्या की सास और सुनिधि को समझ में आ चुका था कि अतुल का वक्त नहीं निकलने वाला और दिव्या उन्हें कहीं लेकर जाने वाली नहीं। ऊपर से दिव्या के घर के सारे काम उन्हें करने पड़ रहे हैं। हालत खराब हो गई थी दोनों माँ बेटे की। दोनों माँ बेटी की जिद पर अतुल ने टिकट बनवा दिया और टिकट बन जाने के बाद दिव्या ने बोला, आप दोनों थी तो कम से कम अतुल और मुझे घर का खाना खाने को तो मिल जा रहा था। अब मेरी हालत तो ऐसी है नहीं, कुछ दिन बाहर से ही हम दोनों को खाना मंगवा कर खाना पड़ेगा। मेरे से तो कोई काम होने वाला नहीं। और दोनों माँ बेटी मन ही मन सोच रही थी कि हाँ, हम दोनों यहाँ तुम्हारी नौकरगिरी करने के लिए आए थे। दोनों माँ बेटी वापस चली गई और दोनों के वापस जाते ही दिव्या उठकर खड़ी हो गई। अतुल हंस रहा था और बोल रहा था, अच्छा नहीं लग रहा यह सब कुछ करते हुए, पर क्या करें, कभी कभी कुछ लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए कुछ गलत काम भी करने पड़ते हैं। दिव्या बोली, अच्छा सबक सिखाया ना मैंने इन दोनों को। अब यह दोनों यह बात तो समझ ही गई होंगी कि किसी को जानबूझकर तकलीफ देने से क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, जब कहीं जाओ और कहीं घूम ना पाओ तो कितना दुख होता है। दोनों यहाँ घूमने आई थी और कहीं भी घूम नहीं पाई। जैसे मैं ससुराल जाती हूँ और आज तक कहीं घूम नहीं पाई, घर के कामों में ही लगी रह जाती हूँ। आज जब वही दुख इन लोगों ने महसूस किया होगा तो मेरा कष्ट शायद इन्हें समझ में आ रहा होगा। अतुल ने बोला, देखा जाए तो यह सब कुछ सही नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अन्याय करना गलत है तो अन्याय को सहना भी गलत है और अन्याय को सहन ना करके उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से ज़्यादा पापी अन्याय सहने वाला होता है। और तुमने बिल्कुल सही किया उनके किए का जवाब देकर। खैर, दिव्या की सास और ननद अपने घर पहुंच चुकी थी और दिव्या वीडियो कॉल कर रही थी। वीडियो कॉल पर दिव्या को अच्छे से चलता फिरता देखकर सासू माँ और सुनिधि ने बोला, अच्छा हमें तो लगा ही था कि तू नाटक कर रही है। दिव्या ने बोला, नाटक? कैसे? कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी आप? मैं तो बेड से उठ भी नहीं सकती थी। वह तो अतुल एक डॉक्टर को लेकर आए थे जो हड्डियों को उनकी सही जगह पर बैठाते हैं। उन्होंने मेरे कमर की हड्डी को बैठा दिया, जिससे सब कुछ तुरंत ठीक हो गया। आप लोग जैसे ही गई उसी दिन डॉक्टर आए थे और उन्होंने जैसे ही मेरी कमर की हड्डी को बैठाया, मैं चलने फिरने के काबिल हो गई। अगर आप लोग अतुल की बात मानकर कुछ दिन रुक जाते तो आप लोगों को अच्छे से घुमा फिरा देती। खैर, जब अगली बार आइएगा तो पूरी खातिरदारी करूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुनिधि भी यह सब कुछ वीडियो कॉल पर देख रही थी और उसे समझते देर नहीं लगी कि दिव्या ने जानबूझकर यह सब कुछ किया है और जानबूझकर अभी वीडियो कॉल पर चलकर दिखा रही है कि देखो मैं तो बिल्कुल सही हूँ। और सुनिधि ने एक बार फिर ताना मारा, भाभी आप कुछ भी बोल लें, हमें पता है यह सब कुछ आपका नाटक था। तो दिव्या ने भी उधर से बोला, आपको ऐसा क्यों लग रहा है सुनिधि कि यह सब कुछ मेरा नाटक था? क्या जब भी मैं कभी ससुराल आई हूँ और सारे काम वाले एक साथ छुट्टियों पर चले जाते हैं तो वह सब कुछ भी आप लोगों का जानबूझकर किया गया एक नाटक होता है? क्योंकि जो जैसा करता है वह वैसा ही सोचता भी तो है। और सुनिधि एक बार फिर दिव्या की दलीलों के आगे चुप हो गई, क्योंकि अगर वह ज़्यादा बोलती तो इन दोनों माँ बेटे की पोल पट्टी भी दिव्या खोल कर रख देती, क्योंकि अब वह पुरानी वाली दिव्या नहीं रह गई थी। और सुनिधि और उसकी माँ को यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि वह लोग दिव्या के साथ जो व्यवहार करते हैं, दिव्या आज उस व्यवहार को पलटकर उनके ऊपर कर रही है, उन्हें सबक सिखाने के लिए। उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि शेर को सवा शेर कभी न कभी मिलता ही है। दिव्या से उलझना अब ठीक नहीं। दिव्या के ससुर जी भी वीडियो कॉल पर थे और इशारों इशारों में दिव्या को वेल्डन का इशारा कर रहे थे। और इधर सुनिधि और सासू माँ सोच रही थी कि अब अगर दिव्या आएगी तो उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे, नहीं तो वह हर बात का मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि अब वह कल की आई नई बहू नहीं रही बल्कि 3 साल पुरानी बहू बन चुकी है।